नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 यानी दुनिया के अमीर देशों का संगठन। इसकी बैठक इस बार सफेद घरों और मेहराबों के लिए मशहूर इटली के फसानो शहर में हो रही है। दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन इसमें भारत को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया और एशिया से सिर्फ भारत को ही आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को तीसरे कार्यकाल के शुरू होने से पहले ही इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने समिट का न्योता भिजवा दिया था। हालांकि ये पहली बार नहीं जब भारत को इस संगठन में बतौर गेस्ट बुलाया गया है। भारत सबसे पहले 2003 में इस समिट में शामिल हुआ था और उसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फ्रांस गए थे। लेकिन सवाल यह है कि भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी को क्यों बुलाया गया? भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य क्यों बनाया गया? सबसे अमीर देशों के इस क्लब में क्या भारत भी शामिल हो सकता है? भारत के शामिल होने के मायने क्या है? क्या ये अमीर देश भारत का इस्तेमाल रूस और चीन के खिलाफ करना चाहते हैं, या फिर भारत चीन के खिलाफ G7 का इस्तेमाल करना चाहता है? और जो 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा गया है, क्या उसके अंदर G7 के देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? क्यों बार बार G7 में आमंत्रित होने के बाद भी भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है? यह भी सवाल जिसका जवाब हम आपको देंगे। और G7 का काम क्या है और इसमें होने और ना होने से क्या फायदे और नुकसान है, आज आपके हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि यह है बुलंद भारत की G7 तस्वीर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर है G7 में शामिल होने के लिए, लेकिन पीएम के दौरे से पहले एक घटना वहां घटी है और प्रोग्राम उसी से शुरू करते हैं। इस तस्वीर को दिखाते हैं आपको। इस तस्वीर को जरा देखिए। यह तस्वीर है बापू की, यह तस्वीर है गांधी की। दरअसल इटली में खालिस्तानी समर्थकों की नापाक हरकत सामने आई। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर के स्लोगन भी लिख दिए। खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद भारत ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इतना ही नहीं, इस मामले में मांग की गई है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस घटना से भारत के लोग बेहद दुखी हैं और यह घटना एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकवाद के खतरे को उजागर करती है। और यह कब हुआ? G7 से पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं G7 दरअसल है क्या, इसका काम क्या है और इसमें शामिल होने और ना होने से भारत को क्या फायदा और क्या नुकसान है, और क्यों भारत को बार बार आमंत्रित किया जा रहा है। दरअसल G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल है। इटली वर्तमान में G7 की अध्यक्षता संभाल रहा है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G7 सदस्य देश वर्तमान में वैश्विक जीडीपी का लगभग 45% और दुनिया की 10% से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले 2010 में रूस को शामिल किया गया था, जिससे इसका G8 के तौर पर विस्तार हुआ। लेकिन क्रीमिया पर कब्जे के बाद 2014 में रूस की सदस्यता G7 से सस्पेंड कर दी गई और G8 G7 हुआ। G7 की शुरुआत से ही आर्थिक मुद्दों पर फोकस रहा है। 2003 से गैर सदस्य देशों को आउटरीच सेशन में आमंत्रित किया जाता है और इसी के तहत भारत भी वहां पहुंचा है। सरकार और तंत्र से अलग गैर सरकारी हितकारों के साथ भी बातचीत को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे व्यापार, नागरिक समाज, श्रम, विज्ञान, शिक्षा, थिंक टैंक, महिलाओं के अधिकारों और युवाओं से संबंधित मुद्दों पर समूह का निर्माण किया गया। हालांकि इसके और भी कई डायमेंशंस हैं। मसलन G7 के अंदर जो देश हैं वो चाहते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहे और विकासशील देश जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको रोका जाता है। जैसे खुद मजबूती से कोयले का इस्तेमाल करके ये देश विकसित हुए, लेकिन विकासशील देशों को कहते हैं कि कोयले का इस्तेमाल आप मत कीजिए।
इन देशों के अंदर किसानों को जमकर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि विकासशील देश किसानों को सब्सिडी ना दे, और भारत भी जब किसानों को सब्सिडी देता है तो G7 उसका विरोध करता है, क्योंकि इसकी वजह से उनके देशों से जो निर्यात होने वाला अनाज है वो उनको सस्ता देना पड़ता है, क्योंकि विकासशील देश जैसे कि भारत से जो निर्यात सब्सिडी के बाद आता है वो सस्ता हो जाता है, किसानों को फायदा होता है। इसका भी विरोध वो करते हैं। लेकिन G7 को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है, उसको समझाने के लिए एक ग्राफिक्स आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, जरा उसको देखिए। सबसे पहले तो दुनिया की जीडीपी में G7 देशों की हिस्सेदारी क्या है, इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि G7 देश इतने शक्तिशाली क्यों माने जाते हैं। जरा देखिए, अमेरिका की दुनिया की जीडीपी में 24.4% की हिस्सेदारी है, जबकि जापान की 4.7%, जर्मनी की 4.1%, इसके अलावा ब्रिटेन की 3.3%, वहीं फ्रांस की 2.8%, कनाडा की 2.1% और इटली की 2.0%, और ये लगभग 50% के आसपास हो जाती है, 40 से 50। और इसीलिए G7 के जो देश हैं इनको अमीरों का समूह भी कहते हैं, क्योंकि G7 के 7 देशों की अर्थव्यवस्था 45 ट्रिलियन डॉलर है। दुनिया की जीडीपी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी 43% है, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के 15 टॉप के देशों में से 7 G7 के सदस्य हैं। G7 देश और दुनिया के 10 बड़े निर्यातकों में शामिल हैं। इसके अलावा G7 के सदस्य देश जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस को डोनेशन देने वाले टॉप 10 देशों की लिस्ट में भी शामिल हैं। लेकिन G7 का इतिहास क्या रहा है, यह भी आपको बताते हैं। 1975 फ्रांस में पहला G6 सम्मेलन हुआ। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका इसके सदस्य थे। 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया, और इसके बाद इस समूह का नाम G7 पड़ा। 2010 में G7 में रूस शामिल हुआ और यह G8 बन गया। लेकिन 2014 में रूस क्रीमिया पर कब्जा करता है और उसके बाद इसको इस ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है, और यह फिर से बनता है G7। G7 की बैठक हर साल की जाती है, जिसमें इन राष्ट्रों के नेता हर साल मिलते हैं। समूह की वार्षिक अध्यक्षता बार से एक सदस्य देश को सौंपी जाती है। G7 एक चार्टर और सचिवालय वाली कोई औपचारिक संस्था नहीं है। इसके पास अध्यक्षता, उसी पर एजेंडा तय करने की जिम्मेदारी होती है, यानी कि जिस देश के पास अध्यक्षता होती है वही एजेंडा सेट करता है। लेकिन एक सवाल है, सवाल यह है कि भारत को ही आमंत्रित क्यों किया गया। सवाल यह भी है कि एशिया में भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था तो चीन है, तो फिर चीन को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। और भारत जो गुटनिरपेक्ष की नीति पर चलता है, और G7 जो एक तरीके से अधिनायकवाद की स्थिति में चलता है, वो आखिर भारत को आमंत्रित क्यों करता है, इसको समझने के लिए एक ग्राफिक्स आपको समझाते हैं। जरा समझिए, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि आज वैश्विक स्तर पर भारत क्यों मजबूत और क्यों G7 का हिस्सा। देखिए, 1990 के अंदर जो टॉप 5 जीडीपी के हिसाब से दुनिया भर के अंदर थे, उसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और इटली, ये 5 देश G7 का हिस्सा है। लेकिन 2000 के अंदर आते ही इसमें एक एंट्री हुई अमेरिका, जापान, जर्मनी और फ्रांस इससे आउट हुआ। ब्रिटेन और चीन, ये दरअसल इसके अंदर एंट्री हुई और 2 देश बाहर हो गए टॉप 5 में से। 2010 के अंदर अमेरिका रहा, चीन 5वें पायदान से उठकर दूसरे पायदान पर आ गया। इसके अलावा जापान दूसरे पायदान से तीसरे पायदान पर चला गया, जर्मनी तीसरे से चौथे पर, और फ्रांस फिर से एंट्री लेता है और टॉप 5 के अंदर 2010 में नजर आता है। 2020 के अंदर अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, लेकिन 2024 में जो लिस्ट आती है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उस लिस्ट में टॉप 5 के अंदर कौन? अमेरिका पहले पे, चीन दूसरे पे, जर्मनी तीसरे पे, जापान और फिर भारत। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की इकॉनमी आगे बढ़ी, जीडीपी आगे बढ़ी, मजबूत हुई, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा आयातक भी और निर्यात भी तेजी से कर रहा है। ऐसे में इन देशों के लिए भारत को स्वीकारना मजबूरी भी रहा और जरूरी भी रहा, और इसीलिए सिर्फ भारत को इसमें शामिल किया गया। इसके पीछे का एक और बड़ा कारण है,
कि भारत को क्यों शामिल किया गया, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि दरअसल इस बार के एजेंडे क्या रखे गए हैं। इटली के अंदर G7 जरूर हो रहा है, लेकिन G7 के देश मिलकर यकीनन उन एजेंडों को रखते हैं जिसका व्यापक असर होता है। तो जरा देखिए इस बार जो G7 हो रहा है उसके एजेंडे क्या क्या है। सबसे पहला एजेंडा इंडो पैसिफिक। अब आप समझिए, दरअसल पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने पड़ोसियों को धमकाने, गैर कानूनी समुद्री दावों को आगे बढ़ाने, समुद्री शिपिंग लेने को धमकी देने और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की परिधि के साथ क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए सैन्य और आर्थिक जबरदस्ती का इस्तेमाल करती है और इसका विरोध G7 करते हैं। क्योंकि चाइना एक तरफ अरब सागर तक पहुंच बनाना चाहता है, दूसरी तरफ प्रशांत सागर तक, हिंद महासागर तक वो अपने विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और इसलिए एशिया में अगर कोई उसको टक्कर दे सकता है तो भारत, और इस लिहाज से भी इस G7 के ग्रुप के लिए भारत का हिस्सा लेना बेहद जरूरी है। दूसरा मुद्दा है अफ्रीका, तीसरा है जलवायु परिवर्तन, चौथा है पर्यावरण, पांचवा शरणार्थी समस्या यानी कि माइग्रेशन, जो दूसरे देशों से एक दूसरे देश की सीमा में इलीगली घुसते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि कहा जाता है कि अगला वॉर डेटा वॉर होगा और AI की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और जो देश AI में आगे बढ़ता चला जाएगा वो एक तरीके से हुकूमत करने की स्थिति में, रूल करने की स्थिति में नजर आएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा। दरअसल रूस को पहले G7 का हिस्सा बनाया गया था जब G8 हुआ, लेकिन क्रीमिया पर हमले के बाद रूस को बाहर किया गया। अब रूस दरअसल जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला कर रहा है उसको भी G7 देश डाइजेस्ट नहीं कर रहे। उसके पीछे की अपनी अपनी एक अर्थव्यवस्था है। जैसे यूक्रेन के अंदर एक बड़ा पैसा, चाहे वो वेपन के जरिए हो, बाकी चीजों के जरिए हो, वो अमेरिका लगाता है और अमेरिका G7 का हिस्सा है। इसके अलावा भी इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है। दरअसल रूस का जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक के अंदर $300 अरब का जो पैसा जमा है उसको G7 ने अपने कब्जे में लिया है और उसका इस्तेमाल यूक्रेन में करने के लिए, यूक्रेन को वो पैसा देने के लिए इस्तेमाल हो, यह भी दरअसल इसका एक मुद्दा। और क्योंकि भारत रूस और यूक्रेन दोनों से ही अच्छे संबंध रखता है इसलिए भी भारत को आमंत्रित किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार G7 का हिस्सा है। ऐसा भी नहीं है कि भारत 2014 के बाद से ही G7 का हिस्सा है। आपको जरा समझाते हैं कि भारत कब से इसका हिस्सा और देश के कौन कौन से प्रधानमंत्री इसमें शामिल हो चुके हैं, जरा इसको भी समझिए। शुरुआत करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 2005 ब्रिटेन के अंदर G7 का सम्मेलन रखा गया और उसमें बाकायदा भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वो नजर आए थे G7 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2005 में, 2006 में, 2007, 2008 और 2009 के अंदर वो पहुंचे। इसके अलावा माफ कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी 2003 के अंदर, नरेंद्र मोदी 2019, 21, 22, 23 और 24। आप ये कह सकते हैं कि 2021 के बाद से लगातार वो इसका हिस्सा बनते रहे और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ही G7 का हिस्सा है। अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू हुआ एक कारवां डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसके बाद अभी तक आगे बढ़ रहा है और भारत को लगातार जगह मिल रही है। 2003 में फ्रांस में, 2005 में यूके में, 2006 में रूस में, 2007 में जर्मनी, 2008 जापान, 2009 इटली, उसके बाद 2019 फ्रांस, 2021 यूके, 2022 जर्मनी, 2023 जापान और एक बार फिर से इटली के अंदर भारत आमंत्रित सदस्य के तौर पर जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन बुलंद भारत की G7 तस्वीर में मोदी के इस बार जाने के क्या मायने हैं, क्या वहां से मिलने वाला है, क्या G7 के अंदर भारत शामिल होते हुए ये G8 होने वाला है। इटली के अंदर G7 का आयोजन हो रहा है और वहां बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं, लेकिन मोदी के वहां जाने के मायने क्या हैं, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल G20 में भारत ने कई विवादास्पद मुद्दों पर सहमति बनाने में शानदार भूमिका निभाई थी। भारत ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के 2 सत्र आयोजित किए, जिसका उद्देश्य
ग्लोबल साउथ के हितों और चिंताओं को दुनिया के सामने लाना रहा। भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान के साथ अच्छे रिश्ते। वहीं भारत की 3.94 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। भारत की कनाडा, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसीलिए भारत को आमंत्रित किया गया है। लेकिन भारत अकेला नहीं, लेकिन भारत विशेष आमंत्रित देश है। लेकिन इसके अलावा जिन देशों को आमंत्रित किया गया है वो भी एक बार आपको बता देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं। जरा देखिए, जिन देशों को भारत के अलावा आमंत्रित किया गया है उनमें तुर्की है, सऊदी अरब है, यूएई है, ब्राजील है और अर्जेंटीना है। इन देशों को भी शामिल किया गया है। लेकिन सवाल यह भी है कि भारत सदस्य क्यों नहीं? जब बार बार आमंत्रित किया जा रहा है तो फिर भारत सदस्य क्यों नहीं, इसको भी समझने की जरूरत। तो जरा देखिए, इसमें जो सबसे पहला बिंदु वो है आर्थिक गतिशीलता। भारत हालांकि तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन इसकी प्रति व्यक्ति आय कम है। साथ ही सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जो इसे G7 सदस्य देशों से अलग करती है। और वो जो देश हैं G7, वो भारत से इस मामले में आगे है। दूसरा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विरासत। शीत युद्ध के दौरान भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख सदस्य रहा, जिसने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दूरी बनाए रखने की मांग की थी और इस रुख ने बहुपक्षीय मंचों और गठबंधनों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को आकार दिया था और इसी वजह से भी ये G7 का सदस्य अभी तक नहीं बन पाया। तीसरा, ये G7 देशों से भारत वैसे भी अलग है, क्योंकि भारत का आर्थिक महत्व और कूटनीतिक प्रभाव बेशक बढ़ रहा है, लेकिन इसका विकास पथ और G7 देशों से थोड़ा अलग है। विकास का रास्ता भी अलग है और आर्थिक संरचना भी इसकी G7 से अलग है और यह भी एक बड़ा कारण है। लेकिन एक और बड़ा कारण है, और बड़ा कारण है रणनीतिक संबंध। दरअसल अन्य देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंध हैं, विशेष रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में G7 सदस्य देशों से अलग तरह के संबंध हैं और इससे G7 में सदस्यता के बजाय द्विपक्षीय गठबंधनों पर ध्यान केंद्रित होता है। इसके अलावा ऐतिहासिक तनाव और प्राथमिकताएं भी एक बड़ा मुद्दा है। G7 ने आर्थिक स्थिरता और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो जरूरी नहीं कि भारत की प्राथमिकताओं के साथ मेल खाता हो। यह भी एक सदस्य बनने में बाधा है, जिसका दोस्त जिक्र हमने किया कि G7 कहते हैं कि विकासशील देश कोयले का इस्तेमाल ना करे, यह भारत के लिए संभव नहीं। दूसरा, वो चाहते हैं कि किसानों को सब्सिडी ना दी जाए, यह भी भारत के लिए संभव नहीं। इसके अलावा एक और मुद्दा है मानव विकास सूचकांक। दरअसल भारत मानव विकास सूचकांक के मामले में G7 सदस्य देशों से पीछे है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय जैसे कारकों को मापता है। HDI स्कोर में यह असमानता भारत के G7 से बाहर होने की भी एक वजह है। वहीं एक और वजह है प्रति व्यक्ति जीडीपी। भारत की प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो G7 देशों से काफी कम है। दरअसल प्रति व्यक्ति संपत्ति G7 देशों की तुलना में इतनी कम है कि G7 देशों के औसत नामात्र जीडीपी प्रति व्यक्ति लगभग $45,000 है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग अभी $2,000 ही है। लेकिन भारत अगर इसमें हो तो फायदा क्या हो, इसको भी समझने की जरूरत है। सबसे पहला फायदा तो जो होगा वो होगा आर्थिक अवसर का। आर्थिक अवसर बढ़ेंगे, खासकर व्यापार से लेकर नए दौर के तमाम मोर्चों पर। इसमें साझेदारी और निवेश भी शामिल है, क्योंकि जो 7 देश हैं वो 7 देश न जाने कितने देशों को सप्लाई करते हैं और उनकी आर्थिक मजबूती इतनी कि दुनिया की 43% जीडीपी को वो होल्ड करते हैं। इसके बाद रणनीतिक साझेदारी। G7 में भारत की सदस्यता संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों के साथ इसकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी। लेकिन हमने जैसे कहा कि भारत गुट निरपेक्ष है और इसलिए अगर इधर की तरफ भारत आता है तो दूसरी तरफ समस्या होगी। ऊर्जा सुरक्षा। यूरोप को परिष्कृत ईंधन की आपूर्ति करके यूरोपीय ऊर्जा संकट को हल करना भारत की भूमिका को G7 सदस्यता से औपचारिक रूप दिया जा सकता है।
और इससे ऊर्जा बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर भी इसकी स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। और ये इसलिए भी क्योंकि विंड ऊर्जा हम बहुत ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से सौर ऊर्जा के भी एक बड़े उत्पादक हम बन सकते हैं। G7 में भारत का शामिल होना अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक शासन में योगदान दे सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की वैधता और वैश्विक चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता के बारे में चिंताओं का समाधान हो सकेगा। इसके अलावा विकास और क्षमता निर्माण G7 में भारत की सदस्यता विशेष रूप से शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों को सुविधाजनक बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि G7 में भारत की भागीदारी से जलवायु परिवर्तन, महामारी की रोकथाम और वैश्विक खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान होगा, जब कोरोना महामारी फैली तो G7 देशों के जो ये संगठन है, इसने विकासशील देशों, गरीब देशों को आसानी से वैक्सीन नहीं दी थी, लेकिन भारत ने दी थी। और यह चीज भी भारत को इनसे अलग करती है। और यही वो चीज है जो G7 देशों को भारत को शामिल करने के लिए मजबूर भी करती है, क्योंकि भारत कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहद मजबूत है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि भारत फिलहाल दुनिया को लीड करने की स्थिति में, बेशक वो इस वक्त विकासशील देश ही क्यों ना हो। और इसीलिए चाहे वो G20 हो या G7, भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत को इसमें इसलिए भी बुलाया गया है क्योंकि भारत रूस का भी समर्थन करता है और यूक्रेन का भी समर्थन करता है, जबकि जो ये G7 देश हैं ये यूक्रेन के साथ खड़े हैं। और ये भी एक बड़ी वजह है कि जेलेंस्की को यहां बुलाया गया है। तो जेलेंस्की को बुलाया गया है, इधर से प्रधानमंत्री मोदी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। क्या मुलाकात होगी और क्या यूक्रेन के पक्ष में भारत के हाथ को आगे बढ़ाने की बात होगी, क्योंकि मायने बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल रूस के पैसों से ही यूक्रेन की मदद करेंगे G7 देश, और किस तरीके से इसकी भूमिका रहेगी इसको समझिए, जिसका जिक्र हमने प्रोग्राम के शुरुआत में किया था कि रूस के पैसों से ही यूक्रेन का सहयोग G7 सम्मेलन से पहले एक समझौता हुआ है। और जो समझौता हुआ है वो दरअसल बता रहा है कि रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन देने पर फोकस रहेगा और इस दौरान भारत का समर्थन मांगा जाएगा। G7 देश रूस के से मिले पैसों से ही यूक्रेन की मदद करने का विचार कर रहा है, और ये एक मोटा अमाउंट है। दरअसल रूस की जब संपत्ति के ब्याज से मिले पैसों से मदद करेगा, इन्हें G7 देशों द्वारा जब्त किया गया है और उसी से रूस को यह पैसा दिया जाएगा। और कितना है, इस रकम में से कीव को $50 अरब का लोन अभी तक दिया जा चुका है। और भारत को विशेष आमंत्रित इसलिए भी किया गया है ताकि वो यूक्रेन का समर्थन करे, रूस से बातचीत करे और इस युद्ध को विराम की तरफ लेकर जाए। लेकिन हमारा सवाल है कि G7 में भारत को बुलाना, G7 की मजबूरी, लेकिन इसमें भारत के लिए क्या जरूरी? क्या चीन के खिलाफ G7 को भारत अपने पक्ष में ला पाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ऊर्जा के क्षेत्र में G7 की भूमिका क्या हो सकती है भारत में? क्या इसके लिए मना पाएगा? तीसरा सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में विकसित देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या भारत अपने तक पहुंचा पाएगा, ला पाएगा, समझौता करा पाएगा? यह भी एक बड़ा इशू है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए हम कह रहे हैं बुलंद भारत की यह है G7 तस्वीर। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।